A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zunexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो हम आर.एस. शर्मा की जो एनसीईआरटी है विच इज़ ओल्ड एनसीईआरटी उसके थ्रू एंशिएंट इंडिया को पढ़ रहे हैं। तो ये इसका चैप्टर नंबर 8 है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं द लेटर वैदिक एज। तो हम वैदिक एज की बात कर रहे हैं, तो हम वो वाले पीरियड की बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बात किया था अर्ली वैदिक पीरियड, जिसमें हमने ऋग्वेदा वाली एज के बारे में बात किया था, और अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द 3 वेदास के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर ज़रूर मेल करके बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई क्लास मैं लूँ तो वो ज़रूर मुझे इस ईमेल एड्रेस पर आप मेल कर बता सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं, जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। मेरे बाकी के लेक्चर्स जो भी आते हैं या बाकी की फैकल्टी जो मेरे चैनल पे पढ़ाते हैं, उन सब के लेक्चर्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे। ये वाला चार्ट, जैसे अगेन मैंने आपको बोला, इस वाले चार्ट को जो है आप अपनी रिविजन के लिए लेटर ऑन रेफर कर सकते हैं। वी विल डायरेक्टली जंप कि लेटर वैदिक एज क्या है। अभी तक हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हमने अभी तक बात किया पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड के बारे में। फिर हमने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की एंड देन हम लोग वैदिक पीरियड की बात कर रहे थे, जो कि हमने 1500 BC से स्टार्ट किया था, अर्ली वैदिक पीरियड। और इस वाले वैदिक पीरियड को हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? 1000 BC से लेके 600 BC तक पढ़ेंगे। तो एक चीज़ जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर लेनी चाहिए कि वो आपको एक क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, जो कि आप ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़े दिन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी क्लासेस को अटेंड करते करते ही, जैसे मैं बोलती रहती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो लेटर वैदिक एज के बारे में हम क्या बात करेंगे? LVA के नाम से हम इसको रेफर करेंगे आगे चैप्टर में। ये वो पीरियड है जब ऋग्वेद लिखा जा चुका था और बाकी के 3 वेदास की कॉम्पोजिशन होती है। तो इस वाले टाइम पीरियड में हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए, कैसे अर्ली वैदिक पीरियड जो है लेटर वैदिक पीरियड से डिफरेंट था। हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड भी है और ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये दोनों आपस में डिफरेंट थे, राइट। तो हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज के बारे में। तो जो पीरियड है ये कहाँ से कहाँ तक के बारे में बात कर रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया, 1000 BC से लेके 600 BC तक के टाइम पीरियड की हम बात करेंगे। और हम कहाँ पे एंटर कर रहे हैं? हम धीरे धीरे जो है उस टाइम पीरियड में एंटर करेंगे जो कि जिसको हम मॉडर्न टाइम पीरियड कहते हैं, जिसमें कि हम एनो डोमिनी वाला टाइम पीरियड फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो हम 1000 BC से लेके 600 BC तक का बात करेंगे। इसमें होता क्या है? आइडेंटिफाइड विद द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस टू ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन्स। तो क्या हो रहा था? अब जो है, अभी तक मैंने आपको क्या समझाया था? अभी तक मैंने आपको समझाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर लोकेटेड थी? वो इंडस वैली के पास लोकेटेड है। मतलब अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो कौन सा पीरियड, कौन सा जगह था? ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था पूरा का पूरा, राइट। तो अब क्या हो रहा है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से धीरे धीरे मूवमेंट हो रही है आगे। मैंने पीछे वाले चैप्टर में भी बताया और अब भी मैं आपको बता रही हूँ। ये वाला जो जगह था जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहते थे, यहीं पे सबसे पहले आर्यंस का इन्वेजन हुआ, यही थियोरी कहती है। तो जब आर्यंस का इन्वेजन हुआ तो सबसे पहले उन्होंने अपना सेटलमेंट कहाँ पे बनाया? इसी जगह पे बनाया। तो अर्ली वैदिक जो पीरियड है आपको उसी जगह पर मिलेगा, मेजरली जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। धीरे धीरे वो लोग लेटर वैदिक एज में मूव करना शुरू करते हैं इस तरफ। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब तक लेटर वैदिक एज आती है, 1000 BC तक हम पहुंच गए हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब जो है एडवांस फॉर्म ऑफ वेपनरी यूज हो रही है, एडवांस फॉर्म ऑफ मेटल्स यूज हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से जंगलों को क्लियर करना आसान हो गया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे सिविलाइजेशन का मूवमेंट हो जाएगा। दूसरी बात, हमें ये भी समझ में आ गया कि भाई हमें ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है। किस चीज़ के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। और जब हमने बात किया था कि जो आर्यंस थे वो किस तरीके की कम्युनिटी थी, वो नोमैडिक कम्युनिटी थी, जो कि अपने जानवरों को रखती थी। गाय उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, काऊ। तो उनको पास्चर लैंड चाहिए। तो पास्चर लैंड को ढूंढने के लिए भी वो लोग जो है एक्सपैंड करते थे। हमने अर्ली वैदिक पीरियड में ये भी देखा था कि इन लोगों का कोई पॉलिटिकली मतलब टेरिटरी डिसाइड नहीं था, क्योंकि वो लोग हमेशा मूवमेंट और एक्सपेंशन के फॉर्म में रहते थे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या है, एक्सपेंशन आपको यहाँ तक दिखाई देगा। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए, इसमें कुछ भी रटना नहीं है, आप देखते जाओ, सुनते जाओ, आपको याद होता जाएगा। आर्यंस जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं पंजाब ओवर द होल गंगा यमुना दोआब। अब पूरी गंगा और यमुना वाली वैली में भी वो दोआब में आ गए हैं। दोआब क्या होता है? दो आप का मतलब होता है रिवर, और दो मीन्स दो रिवर के बीच की जगह जो कि फर्टाइल होती है। तो दो आप के बीच में वो
आते जाते। पंजाब का नाम पंजाब क्यों है? क्योंकि वहाँ पे 5 नदियों के बीच वाली प्लेसेस है, उस जगह पर है वो बना हुआ, राइट। तो जो नया द न्यूली फॉर्म्ड कुरु ट्राइब कैसे बनी थी? भारता ट्राइब प्लस पुरु ट्राइब। जो पुरु ट्राइब हार गई थी, भारता प्लस पुरु को मिला के बन गया था कुरु ट्राइब। तो जो ये कुरु ट्राइब थी नई वाली, ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड अपर रीचेस द लैंड ऑफ कुरुज देयरफॉर नोन एज कुरुक्षेत्र। अब आप हरियाणा में देखेंगे तो आपको कुरुक्षेत्र मिलेगा। कुरुक्षेत्र जो क्या है, बहुत प्लेन एरिया है। तो प्लेन एरिया है, जब भी आप देखेंगे जो भी लड़ाइयाँ होती है, लेटर ऑन भी आप देखेंगे तो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आके लड़ाई करते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया है। ऑब्वियस सी बात है, अब जंगल के बीच में कैसे लड़ाई करोगे, पहाड़ के बीच में कैसे लड़ाई करोगे? तो आपको लड़ाई अगर करनी भी है, मतलब इक्वल प्लेइंग फील्ड आपको चाहिए, तो आप प्लेन एरिया में आओगे। तो कुरुक्षेत्र वही एरिया है जहाँ पे आप देखेंगे हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम क्या बात कर रहे थे, भारता प्लस पुरु दोनों जो ट्राइब, जो नई कुरु ट्राइब बनी थी, वो भी वहाँ पे सेटल होती है, इसलिए उसका नाम पड़ता है कुरुक्षेत्र। ओके। द अथॉरिटी ऑफ कुरु पांचाला पीपल स्प्रेड ओवर डेली अपर सेंट्रल डोआब इन एडिशन टू द ऋग्वेदिक एज ऑफ सप्त सिंधु। देखो ऋग्वेदिक एज कहाँ पर थी? ये जो सिंधु नदी प्लस उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, ये सारी, ठीक है, और एक और रिवर, तो मतलब 7 रिवर्स जो होती है वो सप्त सिंधु वाला एरिया था ऋग्वेदिक पीरियड का। लेटर वैदिक पीरियड का क्या एरिया है? यमुना और गंगा का 2 आब वाला रीजन। तो ये आपको समझना पड़ेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस है। पहले हम वेस्टर्न साइड पे कन्फाइंड थे, फिर धीरे धीरे जो है हम ईस्टर्न साइड पे मूवमेंट करना शुरू कर दिए। दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें पता कैसे चलता है कि हम जो ये सारी बातें कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, हमें ये सारी बातें पता कैसे चलती है? तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें मिलना शुरू हो गए लिटरेरी सोर्सेज। अभी तक क्या हो रहा था, उससे पहले वाले टाइम तक, मतलब लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक एज के पहले तक, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम तक जो है हमको रिटर्न लिटरेरी एविडेंस नहीं मिल रहे। मिल भी रही है कोई स्क्रिप्ट तो हम उसे डिसाइफर नहीं कर पा रहे, राइट। अब जो हमें सोर्सेज मिलते हैं वैदिक पीरियड स्टार्ट होने के बाद, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, या वो कैसी लैंग्वेज है जो मिलती जुलती है यूरोपियन लैंग्वेज से, तो हम उस लैंग्वेज को पढ़ पाते हैं। तो इसलिए हमको लिटरेरी सोर्सेज से ये सब कुछ मिलता है। तो ऋग्वेदा की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेदा क्या है? ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर है, ये सबसे पुराना वैदिक लिटरेचर है, कंसिस्टिंग ऑफ कलेक्टिंग ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर्स डेडिकेटेड टू डिफरेंट डेटीज विच आर मीन्ड फॉर रिसाइटल। देखो आपको क्या करना है ना, इन चारों वेदों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये आपको समझना है। सबसे पहले आपको कोई रट्टा नहीं मारना, एक चीज को बहुत ध्यान से समझ लो। सबसे पहले कंपोज कौन सा हुआ था? सबसे पहले कंपोज हुआ था ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के टाइम पे हमने पढ़ा है कि बहुत सारे जो सोसाइटी के रिचुअल्स, जो सोसाइटी की बुराइयां थी, वो अभी नहीं क्रॉप अप हुई थी। तो ऋग्वेदिक पीरियड किस चीज के बारे में बात करता है? ऋग्वेदिक पीरियड बात करता है कलेक्शन ऑफ हाइम्स, जो भगवान की प्रेयर में आप जो कविताएं बोल लो, आप उसको मंत्र बोल लो, या उसको आरती बोल लो, राइट, वो सारी चीज़ें जो है कंपोज की गई थी। जो हाइम्स थी वो कंपोज की गई थी भगवान के लिए, जो भी उनके भगवान थे। उस टाइम के भगवान हमने पढ़े, इंद्र था, वरुण था, ये सारे भगवान थे, अग्नि। तो उस टाइम के जो भगवान है उनके लिए हाइम्स लिखी गई थी ऋग्वेदा में। ओके, अभी रिचुअल्स नहीं आए हैं, ये चीज दोनों में डिफरेंस है, मतलब अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में। साम वेदा, अब फिर 3 वेद कंपोज हुए, साम, यजुर एंड अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद, इनका सीक्वेंस भी वही है, ऋग्वेद फिर साम, यजुर एंड अथर्ववेद। तो जो साम वेद है उसमें क्या था? डेरिवेटिव वर्क ऑफ ऋग्वेदा। जो ऋग्वेद में था उसी का डेरिवेटिव वर्क है, लार्जली अ रिप्रोडक्शन ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेदा विद म्यूजिकल नोट्स। अब देखो साम वेदा जो है ना, साम वेदा, उसका आप म्यूजिक से कनेक्शन, इस वर्ड को आप रट लो कि साम जहाँ पे वर्ड लगेगा उसका म्यूजिक के साथ कनेक्शन मिलेगा। तो साम वेदा के अंदर क्या हुआ, वही सारी हाइम्स थी, उनको म्यूजिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। जो ऋग्वेदिक पीरियड के हाइम्स थे उन्हीं को रिप्रोड्यूस किया गया विद म्यूजिक। ये आप समझ लीजिए ब्रॉडली। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें एक ही बात लिखी गई, इसमें लिखा गया तो बहुत कुछ। अगर हम वो जानना चाहते हैं तो हमें वेद पढ़ने पड़ेंगे, या वेद के बारे में एक अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा। बट उतना ज़रूरी नहीं है हम कितना पढ़ रहे हैं, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और हम उतना पढ़ रहे हैं जितना कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए और एग्जाम निकल जाए, ठीक है। तो सामवेद में क्या है, उसी का रिप्रेजेंटेशन है, किसका? ऋग्वेद का, बट उसको म्यूजिक के साथ बताया गया। यजुर्वेद में क्या है? डील्स विद परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। अब यजुर्वेद जो आ गया ये आपको पूरी बात करेगा रिचुअल्स के बारे में। अथर्ववेद किसके बारे में बात करेगा? लेटेस्ट अमंग द 4, इट कंटेन्स हाइम्स, स्पेल्स एंड चार्म्स। मतलब स्पेल्स एंड चार्म्स मतलब कोई जो जादू वादू करना है, ऐसे कोई मंत्र, इस मंत्र से ये सिद्धि हो जाएगी, इस मंत्र से ये सिद्धि हो जाएगी, उस टाइप के स्पेल्स एंड चार्म्स उसमें आने लग गए। यजुर्वेद के अंदर पूरे रिचुअलिस्टिक आ गए कि भाई
10 नारियल लेकर आओ और हल्दी लाओ 1 किलो और घी लेके आओ, अब ये लाओ ये लाओ, ये सारे रिचुअल्स, और फिर जाके यज्ञ होगा, ये सारी चीज़ें। अभी तक क्या था, उसमें नहीं था। ऋग्वेदिक टाइम पे ऐसा नहीं था कि आपको ये सारे रिचुअल्स करने हैं, उस पर फोकस नहीं था। लेकिन यजुर्वेद के अंदर वो सारा कुछ मेंशन है। फिर अथर्ववेद में क्या मेंशन है? अथर्ववेद में ये मेंशन है स्पेल्स एंड चार्म्स के बारे में, या जिसको आप कहते हैं ब्लैक वाला जो कल्ट है पूजा का, वो अथर्ववेद से आता है, राइट। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि रटने की बजाय आपको अंडरस्टैंड करना है। ज़रूरी नहीं है कि यही वर्ड्स हो। मान लीजिए एग्जाम में कुछ और पूछ लिया जाता है, आपको बेसिक पता है उस वेद के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 लाइन्स में आपको पूरा बेसिक उसका जो क्रक्स है, प्रियम्बल की तरह फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो उससे क्या है, आप अपना एलिमिनेशन के थ्रू जो है आप अपना राइट आंसर पे आ सकते हो। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात किया 4 वेद थे। अब वेदों के साथ साथ काफ़ी सारी और चीज़ें भी थी, जैसे कि ब्राह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद और वेदांगास। तो क्या थे ये सारी चीज़ें? तो अगर हम ब्राह्मणास के बारे में बात करें तो ब्राह्मणास क्या होते हैं? एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं, जो वेदों के साथ अटैच होते हैं, जो कि एक्सप्लेन करते हैं मोर ऑफ ए रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट। जो रिचुअल्स के बारे में उसको और डिटेल में, आपने एक मंत्र लिखा हुआ है उसकी डिटेल को एक्सप्लेन करेगा उसके रिचुअल्स के बारे में, तो वो ब्राह्मणास है। आर्यंकास कैसे क्या है? आर्यंकास का मतलब होता है जो जंगल में, आर्यंका मतलब जंगल। दे आर ऑल्सो एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट सिमिलर टू ब्राह्मणास, हाउएवर नॉट फ्रॉम ब्राह्मणिकल परस्पेक्टिव। इसमें क्या है, ब्राह्मणिकल परस्पेक्टिव से अलग परस्पेक्टिव दिया गया है, जंगलों में लिखे गए। ब्राह्मणास जो थे वो लिख रहे हैं हम, अटैचमेंट है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट आर्यंकास भी अटैचमेंट है, बट उनका ब्राह्मणिकल परस्पेक्टिव से एक डिफरेंट परस्पेक्टिव के बारे में बात की जा रही है। उपनिषद जो है, लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद इज अ सेशन, दे आर क्वेश्चन आंसर फॉर्म। उपनिषद क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। और वेदांगास क्या है? वेदों का एक और अंग, एक्सटेंशन ऑफ वेदा, तो मीनिंग लिम्ब ऑफ वेदास। ठीक है, तो ये इनका लिटरल हमने थोड़ा थोड़ा मीनिंग पढ़ा। ब्राह्मणास क्या है डिटेल में, आर्यंकास क्या है, उपनिषद क्या है, ये हम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में बात करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, आपको ये चीज़ समझ में आई कि एक्सपेंशन क्यों हो रहा था, कैसे एक्सपेंशन हो रहा था, लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन से 3 वेद लिखे गए, उन तीनों में 4 वेदों में क्या क्या डिफरेंस है, मेजरली ब्राह्मणास, आर्यंकास, उपनिषदा और वेदांगास के बारे में हम चैप्टर के पार्ट 2 में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है और फर्म होती जा रही है। अगर आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने बाकी के फ्रेंड्स, बाकी के लोगों को भी ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।